पेशेंट का मकसद सिर्फ इतना कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन वही मकसद जब तक अलाइन नहीं होगा उस डॉक्टर के साथ तब तक वो इलाज नहीं होगा, इलाज के नाम से हो सकता है बेकार हो। तो खैर अभी मैं आपको कुछ ऐसे मॉडर्न चाचा कैसे दिखते हैं उनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ, उनको दिखाने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप मैंने कुछ लोगों ने देखा है वीडियो सोशल मीडिया पर। हाँ, ये अभी का है, पिछले हफ्ते का है, जौनपुर का है। और ये आप देख रहे हैं, ये भगवान का हेल्थ चेकअप हो रहा है। हार्ट बीट देख रहे हैं, लंग्स की कंडीशन देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे यूरिन टेस्ट भी करना है ना। तो लिटरली आप देख रहे हैं कि ये भगवान का डायग्नोस्टिक्स हो रहा है, ऑस्कल्टेशन हो रहा है। और अंत में इन्होंने रिपोर्ट भी जारी की। वो रिपोर्ट ये था कि सारे भगवान फिट हैं, हेल्दी हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने वीडियो स्पेशली आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर कोई कहे कि स्टेथोस्कोप जैसी बुनियादी मेडिकल तकनीक पर भी सवाल उठाया जा सकता है तो शायद पहली बार में आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं। ये डॉक्टर भगवान का स्वास्थ्य चेकअप कर रहे हैं। उनका हार्ट बीट देख रहे हैं, उनका लीवर, किडनी सारा देख रहे हैं इसी स्टेथोस्कोप से। और यही डॉक्टर इसका रिपोर्ट भी बना कर देंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये डॉक्टर आपके शरीर का जांच इस स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसे ही व्यंग्यात्मक तरीके से डॉक्टर वीआरसी ने अपनी नई किताब लॉन्च करते हुए कई दावे किए और तर्क रखे जिन्होंने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर वीआरसी ने एलोपैथी में मौजूद कई खामियों का उजागर किया और कहा कि एलोपैथी डॉक्टर सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मरीजों को ठीक करने के बजाय उन्हें बड़ा बीमारी बता देते हैं और पूरे जीवन डॉक्टरों के चक्कर काटने, दवाई खाने के लिए उन्हें विवश छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर वीआरसी ने यह भी बताया कि किस प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2020 में कोरोना काल के दौरान एक गलत तरीके से लेख छापकर डॉक्टर वीआरसी के तथ्यों का मजाक उड़ाया था। लेकिन 6 साल बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने माफ़ी मांगा। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने डॉक्टर वीआरसी से लिखित तौर पर माफ़ी मांगा और उन्होंने अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी एडिशन में एक न्यूज़ प्रकाशित कर कहा कि मुझसे गलती हो गई। ऐसा दावा डॉक्टर वीआरसी ने किया है। आइए देखें डॉक्टर वीआरसी का ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके केस में तो आप कैंप में आए थे, आपके केस में आप कैंप में आए थे, लास्ट बार आए थे ना। थोड़ा सा बताइए, ये माइक ले लीजिए। हेलो, मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं यूपी मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी 11 साल की जब हो चुकी थी तब मेरे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और 11 साल तक होने तक आप समझ सकते हैं एलोपैथी में मैंने सारी जगह, सभी डॉक्टर, सभी क्लिनिक, सब जगह हाथ पैर मार लिए और रिजल्ट हाइपर एक्टिव का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि बंदर की आत्मा, इधर उधर घूमना, शैतानी करना और सब हरकतें आप समझ सकते हैं। इस समय आपके सामने शांति से खड़ी हुई है मेरी बेटी। अगर हम आपको पुराने वीडियोस के दिखाएं तो बिल्कुल भी इधर उधर भागना, दौड़ना, घूमना फिरना समझ में नहीं आता था कि हम इसको कहाँ ले जाएं। कहीं भी समाज में जाने में, मिलने में, जुलने में बड़ा इरिटेशन सी लगती थी। 1 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले मेरी किस किस से मुलाकात हुई आप समझ सकते हैं। एलोपैथी में सब बुरा हाल हो चुका था। चूँकि परंपरागत तरीके से एलोपैथी में लोगों का जो भरोसा होता है ना, तो वही चलता चला रहा था कि वही डॉक्टर सही कर देंगे, दवा ले लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अनाप शनाप पैसे और सब कुछ सारे अस्पतालों में कर डाला, रिजल्ट हाथ में 0। और जब सर से मुलाकात हुई और उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया और जब ट्रीटमेंट में दिया क्या, DIP डाइट, मतलब वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल फ्री हैं, धूप, हरी घास, 0 वोल्ट थेरेपी, वो सब चीज़ें दे रहे हैं सर, जिससे बच्चा हमारा बिल्कुल फ्री में ठीक हो रहा है। और दिमाग में क्या चलता था कि एलोपैथी में जाएंगे, डॉक्टर सुई लगाएगा या कुछ दवा दे देगा और तुरंत बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 महीने, 6 महीने, साल में हो जाएगा। इंतजारी करते 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 10 साल बिता दिए। सर से अगर हम मतलब
1 साल के इम्प्रूवमेंट के बाद आज ये लगता है कि सर से अगर हम काफ़ी पहले मिल लिए होते तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कवर कर गया होता। मैं आपको अपना एक हिस्ट्री में केस और बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 18 से 20 साल पहले जब सर से मुलाकात हुई नहीं थी, एलोपैथी में पूरा भरोसा रहता था। रिजल्ट क्या था, हमारे पिताजी को लीवर खराब हो गया था। लीवर खराब होने की वजह से डॉक्टर के पास गए और एलोपैथी में वही परंपरागत जो आप समझ सकते हैं क्या हुआ कि उन्होंने कम से कम 35-40 लाख रुपए लिया, मेरे पिताजी का पूरा पेट खोल दिया और साथ में आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूरा पेट मेरा फला हुआ है। ये हाल एलोपैथी का है। भरमुठी पैसा दे दो, आप कितना भी पैसा दे दो, वहाँ आपके पास 50 लाख हो 50 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं। सर के यहाँ सारा इलाज निःशुल्क, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो हम तो सैल्यूट करते हैं कि सर बिगैर मतलब निस्वार्थ भाव से बच्चे को मेरे ठीक कर रहे हैं और इंडिया के वर्ल्ड के सारे बच्चों को मतलब घर बैठे सबके घर में धूप फ्री में, ग्राउंडिंग फ्री में, सब चीज़ 0 वोल्ट थेरेपी फ्री में, DIP डाइट बिल्कुल घर का खाना, साफ सुथरा खाना, फल फ्रूट वो सब चीज़ें। तो अगर सर से हम आज से पहले 20 साल पहले मिले होते तो हम तो समझ लो आज 35-40 लाख रुपये उस समय बचा लिए होते और बच्चा हमारा आज तक बिल्कुल फिट हो गया होता। तो सर हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो अभी आपने 2 अलग अलग मेडिकल सिचुएशन देखा, एक डायबिटीज टाइप 1 विच इज़ ए ऑटोइम्यून डिजीज और एक HS सिंड्रोम जो रेयर जेनेटिक डिजीज, ऐसे ही बोला है आपको। रेयर जेनेटिक डिजीज मतलब पहले ही समझ लो कि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपके सामने आशी यहाँ पे खड़ी है। और अभी हमारे से मिलने के बाद सीजर अब सीजर पूरी तरह से बंद है। जब से मिले तब से अब तक अब फिक्स आने पूरी तरह बंद है, लेकिन अब हाइपर एक्टिविटी नहीं है, आपको दिखाई ही दे रहा है ना सामने। तब से यहाँ पे है और शांत है जैसे कि कोई भी नॉर्मल बच्चा करता है। और स्पीच एंड वॉकिंग पहले से बिल्कुल ठीक है। जो स्पीच पहले नहीं थी, सारे सेंटेंस लंबे सेंटेंस पहले नहीं बोल पाती थी, अब पूरे सेंटेंस बोलती है और सब कुछ बताती है। मतलब जो चीज़ें अगर 10 साल पहले मिले हुए होते तो अब तो हम आपको बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं कि अब तो सारे सेंटेंस जब ये बोलती है तो सोचना पड़ता है इतना लंबा सेंटेंस ने सोच कैसे लिया, बोल कैसे लिया, इतना इम्प्रूवमेंट है इसमें। काशवी। इसका स्कूल का नाम काशवी है। आप अपने भाई का नाम बताओ, नहीं आप बताओ। बहुत ज़्यादा लाइट है यहाँ पर, बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा है माइक दूसरा माइक हेलो हेलो। आपके भाई का क्या नाम है? अध्ययन। पहले मैं क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन का जवाब नहीं देती थी। आप कहाँ रहती हो? मैनपुरी में। मैनपुरी में। आपके पापा का नाम क्या है? दीपक। अच्छा, और ये कौन है? आप इनको जानती हो? ये पीछे खड़ी है। एक साल बाद मुलाकात हो रही है और डॉक्टर मिता सबको जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं देती थी कोई, सब मतलब हमको ये लगता था कि ना कुछ समझती है ना बोलती है, सब रिप्लाई दे रही है। और लास्ट वीडियो का अगर आप देखेंगे तो कुछ भी जवाब नहीं देती थी। इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें क्या चाहिए? ठीक है, थैंक यू। मम्मी को कुछ बोलना है? कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे हे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय प्रत्यक्ष गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू। ना मतलब कुछ कह नहीं सकते, हम वर्ड नहीं हमारे पास सर के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ मतलब मेरी बेटी इतनी अच्छी हो गई है जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आप ये समझिए कि बच्चा ठीक है, दोनों के दोनों बच्चे आपके सामने हैं, अपना काम छोड़ के यहाँ पे क्यों है? ये तो ठीक हो चुके हैं। एक ही मकसद है कि इस तरह के और भी बच्चे जो लोग लाइव देख रहे हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। इस होप को उन पेरेंट्स में जगाने का मकसद से दोनों पेरेंट्स यहाँ पे हैं, बड़ी बात है। और इसके लिए लोग भी बच्चे सुना रहे हैं, ये सिर्फ पेरेंट्स के
लिए सिखा रहे हैं कि आप लोग उन पर फेथ करें। अगर वो ठीक हो सकती है तो सारे बच्चे ठीक हो सकते हैं। ये बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये दो आपने केसेस देखे, दोनों अलग अलग केसेस हैं और दिखने में ऐसा लगेगा, अभी भी किसी से पूछेंगे और उन्हीं हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे आशी को लेके जाएं, चाहे प्रज्ञा को लेके जाएं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ही नहीं। तो इनका नाम मैंने दिया मॉडर्न चाचा। ऐसे कुछ मॉडर्न चाचा से मैं मिलाता हूँ और उनकी हरकत को समझाता हूँ। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पेरेंट्स का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? उन बच्चों की जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। चाहे बीमारियां अलग अलग दिखती हैं, एक जेनेटिक बीमारी वो भी रेयर और एक ऑटोइम्यून डिजीज, लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपने देखी कि दोनों ने सेम ही किया, अलग अलग नहीं किया। दोनों का इलाज अलग अलग नहीं था। इन दोनों पेरेंट्स ने जो बोला वही DIP लाइक बोला, वही टाइम एज मेडिसिन बोला, जो सारा कुछ आप तो सारे कोर्स करके आए तो आपको ऑलरेडी पता है। तो अलग अलग बीमारी की ये कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग इलाज हो। इलाज सेम ही हो सकता है और वो मुफ्त में हो सकता है और वो घर बैठे ही हो सकता है। तो ऐसे में ये जो इलाज है वो भी बड़ा सिंपल है और अभी तो इंटरनेट का ज़माना है और इस तरह के हमारे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो लोगों तक इस तरह के वीडियोस जाते हैं। इन्हीं तरह के वीडियोस को देख के ये पेरेंट्स भी आए। इन पेरेंट्स से पहले भी कई सारे पेरेंट्स ने अपना इस तरह के टेस्टिमोनियल डाला, उनको देख के इनको विश्वास हो तो यहाँ है। तो अगर इन पेरेंट्स तक वो वीडियोस पहुँच रहे हैं तो क्या उस मॉडर्न चाचा तक ये वीडियो नहीं पहुँच रहा होगा? लेकिन उनकी आंखें बंद है क्योंकि उनका मकसद वो नहीं है जो ये मकसद एक पेशेंट का है। पेशेंट का मकसद सिर्फ इतना कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन वही मकसद जब तक अलाइन नहीं होगा उस डॉक्टर के साथ तब तक वो इलाज नहीं होगा। इलाज के नाम से हो सकता है बेकार हो। तो खैर अभी मैं आपको कुछ ऐसे मॉडर्न चाचा कैसे दिखते हैं उनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ, उनको दिखाने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप में से कुछ लोगों ने देखा है वीडियो सोशल मीडिया पर? हाँ, ये अभी का है, पिछले हफ्ते का है, जौनपुर का है। और ये आप देख रहे हैं, ये भगवान का हेल्थ चेकअप हो रहा है। हार्ट बीट देख रहे हैं, लंग्स की कंडीशन देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे यूरिन टेस्ट भी करना है ना। तो लिटरली आप देख रहे हैं कि ये भगवान का डायग्नोस्टिक्स हो रहा है, ऑस्कल्टेशन हो रहा है। और अंत में इन्होंने रिपोर्ट भी जारी की। वो रिपोर्ट ये था कि सारे भगवान फिट हैं, हेल्दी हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने वीडियो स्पेशली आपको दिखा रहा हूँ। तो सवाल ये है, जो आप देख रहे हैं वो रबर ट्यूब जो एक डॉक्टर बड़े ही गर्व के साथ अपने गले में लटकाते हैं। अगर कोई टीवी इंटरव्यू देते हैं तो भी लटकाते हैं, कोई रील बनाते हैं तो भी लटकाते हैं, और अब तो मंदिर में भी ले ही आए आपके सामने है। ठीक है, तो ये जो रबर ट्यूब है, ये जो स्टेथोस्कोप है, इसकी कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी। बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन का सबसे पहला डायग्नोस्टिक टूल यही है जो तब से लेके अभी तक अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेड है। एक पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर स्टेथोस्कोप से ऐसा ही कुछ करता है तो पेशेंट को लगता है मेरी जांच हो गई है, कोई सवाल नहीं, जो भी डॉक्टर ने जांच की स्टेथोस्कोप से वो सटीक ही होगा और उसके आधार पे जो दवाई दी है या जो भी इलाज कर रहे हैं या करेंगे वो ठीक ही होगा। ये मान ही लिया है हमने, है ना। और जब तक डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप लगा के इस तरह से जांच नहीं करता है तब तक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बिकॉज पेशेंट का पूरा फेथ उस स्टेथोस्कोप पे है। पिछले 210 साल में जब ये स्टेथोस्कोप इन्वेंट हुआ था तब से लेके अभी तक कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी है भी कि नहीं। लेकिन आप सब तो एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं, तो यहाँ पे इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी है जिसको बेसिस बना के विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस, जो कि हर तरह की अधिकतर तरह की बीमारी में पहला लाइन ऑफ डायग्नोसिस इस स्टेथोस्कोप से शुरू होता है। उस पर कितना फेथ किया जा सके, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, किसी भी डायग्नोस्टिक टूल की एक्यूरेसी कितनी है जानना ज़रूरी है। कि वो डायग्नोस्टिक टूल तभी कराएगा जब वो एक्यूरेट होगा, कुछ हद तक एक्यूरेट होगा। कई बार वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन चलो काफ़ी हद तक ये सही जवाब दे दे
काफ़ी हद तक वो सही पड़ताल कर ले तो उसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में 100 प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 100 प्रेग्नेंट महिलाएं एक कमरे में हैं और आपको डायग्नोसिस करना है कि इनके बच्चे जो होंगे वो लड़का होगी कि लड़की होगी, है ना, ये डायग्नोस करना है आपको। और आपके पास डायग्नोस्टिक टूल है ये कॉइन, तो आप एक एक को बुलाते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, मनी मन सोचते हैं हेड आएगा तो इनका लड़का होगा, हेड और टेल आएगी तो लड़की होगी, और अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? मीना देवी जी। कॉइन टॉस किया, इनका तो टेल आ गया, आपकी लड़की होगी, वो लिख के चले जाते हैं 100 के 100, राइट। अब आप बताइए क्या चांसेस हैं, कितने प्रतिशत ऑन एवरेज चांसेस हैं कि आपने जो बताया वो सही निकलेगा? 50% सही निकलेगा ना, है ना। यानी कि उन 100 में से 50 लोग या वही महिलाएं आएंगी, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस बिल्कुल सही था, मेरे तो बेटी हुई है, मेरा तो बेटा हुआ है ना। तो लेकिन क्या हम कॉइन को डायग्नोसिस टूल मान लें? नहीं मान सकते, क्योंकि ये रैंडम हमें पता है। तो जो चीज़ रैंडम होती है उसमें भी एक्यूरेसी 50% की तो है ना। जब भी आंसर यस या नो में देना है, देयर इज अ चांसेस कि आपने रैंडमली जो भी आंसर दिया, बहुत चांसेस 50% चांसेस वो करेक्ट होगा ही होगा, 50% तो इसका मतलब है कि कोई भी डायग्नोस्टिक टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डायग्नोस्टिक टूल की तरह तभी माना जा सकता है जब उसकी एक्यूरेसी कम से कम पॉइंट ऑफ से तो ज़्यादा हो, इजंट इट, है ना। तो इसी टेस्ट को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल। ये जो एक्यूरेसी है इसका मतलब पॉइंट ऑफ की सेंसिटिविटी कितनी हुई? 50%। यानी कि 100 लोगों को डायग्नोस करेंगे तो 50 का तो आंसर करेक्ट दे ही देगा, 50 का गलत भी दे सकता है ना। तो द सेंसिटिविटी मेडिकल टर्म में ऑफ द कॉइन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इज 50%। अब कोई नया डायग्नोस्टिक टूल आता है किसी एक डायग्नोसिस के लिए, तो और एग्जिस्टिंग वाला जो होता है पहले से जिसको यूज करते हैं उससे उसकी तुलना करके देखते हैं। नया वाले को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जो पहले वाले से बेटर होगा, है ना। कॉइन पहले आया कि स्टेथोस्कोप पहले आया दुनिया में? हाँ, तो उसके बाद आया स्टेथोस्कोप, तो इसका तो 50% है। अब कोई नई चीज आएगी तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी इसको मान्यता मिलेगी ये डायग्नोस्टिक टूल है। तो खैर अब इसको थोड़ा समझते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए क्विज करने जा रहे हैं। इस क्विज के लिए आप सबको इनाम भी मिलेगा अगर आप करेक्ट जवाब दें। इनकरेक्ट जवाब देने के लिए कॉइन का इस्तेमाल मत कीजिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस हैं तो आप कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए 2 ही ऑप्शन हैं। पहला सवाल, आपके आई कार्ड में एक क्विज का छोटा सा पर्चा होगा, निकालिए उसको। रूल ये है कि जो भी आंसर आपको ठीक लगेगा उसको वहाँ लिखना है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। इफ 100 पेशेंट विद निमोनिया प्रेजेंट टू क्लिनिक, व्हाट परसेंटेज वुड बी करेक्टली डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप एग्जामिनेशन। अगर 100 पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और सभी को निमोनिया है, फीवर है, उसको कफ है, उसको चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जब हैवी ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट में पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम के साथ 100 के 100 पेशेंट को निमोनिया है और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप थमा दिया जाता है। उसको होता ही है कि ये स्टेथोस्कोप के बेसिस पर आप जांच करके बताओ कि इन 100 में से कितने परसेंट को निमोनिया बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप। तो क्या लगता है स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी निमोनिया फाइंड करने में कितना होगा? 90% से बोलना नहीं, बोलना तो चीटिंग हो जाएगा, दूसरा इंसान सुन के वो पर्ची पकड़ा देगा। लिखना है, किसी को दिखाना भी नहीं आपने क्या लिखा है, ABC में से। क्या एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होगी स्टेथोस्कोप की, 70% से ज़्यादा होगी या 40% से कम होगी? अच्छा, अगर 100 निमोनिया के पेशेंट हो और कॉइन टॉस से हमें डायग्नोस करना है इनमें से कौन सा निमोनिया का पेशेंट है कि नहीं, असली में 100 के 100 हैं, तो एक्यूरेसी कितनी होगी? हाँ, तो इसका तो 50% तय है। अब इसकी जगह पे मैं स्टेथोस्कोप को यूज़ करूँगा टू डायग्नोस द सेम थिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपके हाथ में एक क्विज पेपर है, आपने आंसर लिख दिया, टिक कर दिया। अब जिन्होंने टिक किया उनमें से देखते हैं पहले कौन हाथ खड़ा करते हैं। काफ़ी लोगों ने खड़ा किया, पहले तो हाथ आपने खड़ा किया, प्लीज
हाँ, बोलना नहीं है, अपना पर्चा दिखाइए। हाँ अशोक, पर्चे में क्या लिखा है? और आप नहीं, पहला दूसरा आप खड़े रहिए और आप भी। ये दो मुझे लगता है पहले इन्होंने हाथ रेस किया, ठीक है ना? हाँ दीजिए। 3 लोग यहाँ पे, हालांकि बहुत लोग ने हाथ रेस किया, मैं ये भी देख रहा हूँ सबसे पहले कौन हाथ रेस करता है। तो तीनों का आंसर, या बाकी लोग भी सी बोल रहे हैं। क्या लगता है कि सी मतलब स्टेथोस्कोप से भी कम एक्यूरेसी है। मतलब 2 डॉक्टर खड़े हैं, एक के पास स्टेथोस्कोप है, एक के पास कॉइन है, और दोनों अपने अपने तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसने स्टेथोस्कोप से डायग्नोस किया उसका 40% है, इसका तो स्टैंडर्ड 50 रहेगा, यही बोलना चाह रहे हैं? यही करेक्ट जवाब है। लेकिन हमने जिनको चुना, जिन्होंने सबसे पहले हाथ रेस किया, इनको इनाम दिया जाए। तो ये जो निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, ये एविडेंस साथ में मैं दिखाता जा रहा हूँ। ये 2020 का स्टडी है, और ये स्टडी से ये पता चलता है कि ऑस्कल्टेशन फॉर लंग्स, उसका जो एक्यूरेसी है 40% से भी कम है। तो आपका आंसर सी है यहाँ पे, ठीक है ना? तो हम निमोनिया की बात कर रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार की तो बात कर रहे हैं। जिसे हम आज खांसी जुकाम बुखार बोलते हैं, उनसे आज से करीब 200 साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ 1799 की, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको भी ऐसे खांसी जुकाम हो गया। रात के 3 बजे उन्होंने अपने डॉक्टर्स को, 3 डॉक्टरों के पर्सनल डॉक्टर को बोला। डॉक्टर ने बोला अभी इलाज कर देते हैं। उस समय के मॉडर्न चाचा अभी इलाज करते हैं, अभी ठीक करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इलाज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जॉर्ज वॉशिंगटन 14 दिसंबर 1799 सुबह के 3 बजे से इलाज शुरू हुआ और चलता रहा इलाज उसी दिन रात के 10 बजे तक। और इलाज के नाम पे उनके बॉडी में उस वक्त के जो मॉडर्न चाचा थे वो यही करते थे कि इनको खांसी जुकाम है तो इनका खून गंदा हो गया, इनकी बॉडी से खून निकाल दिया जाए। आधा लीटर खून निकाला, वो ठीक नहीं हुए। 1 लीटर खून निकाला, फिर भी ठीक नहीं हुए। ऐसा करते हैं, आधा लीटर और निकाल देते हैं, वो भी निकाल दिया। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फिर भी ठीक नहीं हुए। हालत और बिगड़ गया, हालत और बिगड़ गई, ऐसा करो पूरा 1 लीटर और ही निकाल दो। करते करते रात के 10 बजे तक 2.5 लीटर खून उनके बॉडी से निकाल दिया गया। और रात के 10 बजे 14 दिसंबर 1799 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉर्ज वॉशिंगटन डाइड, उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद इन्हीं तीनों डॉक्टरों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि प्रेसिडेंट को बचाने की हमने भरपूर कोशिश की, और कोशिश करते हुए हमने यहाँ तक कि 2.5 लीटर खून निकाल दिया। हम तो और निकालने वाले थे, मुझसे पहले वो चल बसे। हाँ, ये ढूंढिए, ये जर्नल में है, मन से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये मजाक इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको पता है कि भाई खून निकालने की वजह से डेथ हुई, ना कि उस खांसी जुकाम की वजह से डेथ हुई। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शुगर मनाइए। आप आज से 200 साल पहले हम पैदा नहीं हुए, आप पैदा नहीं हुए। सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले पैदा होते, यूएसए में पैदा होते, आपको खांसी होती तो क्या होता? वो तो बहुत लोग खुशकिस्मत होंगे कि खून थोड़ा बहुत निकालने के बाद वो पेशेंट बाई चांस वैसे ही ठीक हो जाता, तो बोलता है कि चलो ये बच गया हमें। लेकिन जिस प्रकार इस उदाहरण में मैंने आपको ये समझाया कि डेथ हो गई, तो जवाब क्या आया कि खून निकालने के बावजूद भी डेथ हुई, जबकि जवाब ये होना चाहिए खून निकालने के कारण डेथ हुई, है ना? तो जो इलाज है वो अपने आप में ही बीमार कर रहा है इंसान को। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है कि एविडेंस। लेकिन शुगर ये मनाइए कि वो जो प्रैक्टिस था जो आज से 200 साल पहले, इसे बोलते हैं ब्लड लेटिंग, उस वक्त का यही मेन स्ट्रीम मेडिसिन था, वो अब एबोलिश कर दिया गया, वो खत्म हो चुका है। तो लेकिन जो अभी चल रहा है, तो क्या ये भी तो उस तरह का नहीं है कुछ इलाज कि इलाज के नाम पे, जैसे अभी देखा उनको, उस आशी बच्चे को 10 साल हो गए। क्या 10 साल लग सकते हैं किसको ठीक होने में? लेकिन वो तो पहले ही बता दिए ठीक नहीं होगी, और वो पेरेंट्स वही देख रहे हैं। जबकि आप सबको पता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर माई स्टूडेंट एंड माई क्लिनिशियन, कि बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन हो सकता है। इनफैक्ट सोल्यूशन आसान ही होता है, हमें बस पेशेंट को नेचर के जितने करीब हम पहुंचा दें वो ठीक होने लगता है ना? दैट वी नो। अच्छा, क्विज से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फर्स्ट हाथ रेस कौन कर रहा है इस क्वेश्चन का? आप बताइएगा नहीं आंसर। दूसरा किसने रेस किया? आप। और तीसरा 2 लोग हो गए, और पीछे यू कैन स्टैंड सो दैट। हाँ, आप भी, आप और एक आप भी हैं। अपना आंसर
हमारे नियरेस्ट वॉलंटियर को दे दीजिए। आंसर ले लो, आंसर लिख के दे दीजिए, आंसर लिख के दे दीजिए। पर्ची है, पर्ची है आपके पास? आप आपने दे दिया? जिन्होंने दे दिया वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते ना, जिन्होंने नहीं दिया वही खड़े होंगे, ठीक है ना। एक ही बात दे सकते हैं कि एक ही पर्ची है। पर्ची जिनके पास है, आप प्रेम जी है ना, पर्ची दीजिए दीजिए दीजिए, आंसर लिख के। और पर्ची जिनके पास है आप भी दीजिए पर्ची लिख के। और पीछे से कोई